यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम अपनी जो तैयारी कर रहे हैं मैथ की, हम इसमें प्रैक्टिस अपनी कर रहे हैं। मैथ के क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है कि 168 मीटर लंबी एक रस्सी है, उसको 9 सही 1/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया। इस प्रकार बने रस्सी के कितने टुकड़े प्राप्त होते हैं? तो इस प्रकार जो रस्सी है उसके कितने जो टुकड़े होंगे वो हमें प्राप्त होंगे। तो कितने टुकड़े इसमें प्राप्त होंगे? देखिए 168 मीटर लंबी है, जिसके एक रस्सी को क्या 9 सही 1/3 लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटे जाने पर जो रस्सी से बनने की जो संख्या है वो कितनी होगी? देखिए 168 बटे ये हो जाएगा 9 × 27 और 1 28, तो 28 आपका हो जाएगा, 28/3 आपका हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, ये जो होगा ये एक साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाता है 168 × 3 बटे 28 आपका हो जाएगा। तो जब इसे सोल्व हम करेंगे तो ये आ जाएगा, तो सोल्व करने के बाद ये आपका 18 आपका आ जाएगा। कितना आएगा? 18 आपका आएगा। तो कितना आंसर आया? 18। जब हम 168 × 3 बटे 28 आपका इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ये आपका आएगा 18। तो 18 कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित योग से k + p प्राप्त कीजिए। क्या करना है आपको? k + p आपको यहाँ पर प्राप्त करना है। तो यहाँ पर संख्या दी गई है 5843103, इसके नीचे है 26k7p92। तो इसका आप प्लस करने के बाद जो संख्या आई है 852109 आपका है। तो यहाँ पे बताना है कि जो योग है इसमें जो k + p आपको प्राप्त करना है। तो k + p आपको यहाँ पर आपको प्राप्त करना है। तो क्या होगा? चलिए यहाँ पर अगर इसको सोल्व करते हैं, ये आपको संख्या ये आपको दी गई है। तो यहाँ पर के हमने के मान लिया 7 आपका हो गया, और पी को मान लिया 9। के को क्या मान लिया? 7, और पी को यहाँ पर मान लिया 9। तो अगर इसको मानते हैं तो के + p कितना हो जाएगा? के + p आपका हो जाएगा 7 + 9 कितना होता है? 16 आपका आएगा। 7 + 9 16। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 16। तो 16 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर जो 16 है 16 आपका ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। तो ऑप्शन सी ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 दिनों का जो 6 दिन है, तो 6 दिनों का औसत जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, एवरेज टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है। यदि इनमें से प्रथम 5 दिनों का तापमान डिग्री सेल्सियस में 31, 31.5, 32, 32.5, 31 और 32 था, तो छठे दिन का तापमान डिग्री सेल्सियस में था। तो छठे दिन का इसमें जो आपका टेम्परेचर इसमें पूछा है, तो इसमें जो दिया गया है 6 दिनों का जो एवरेज जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस आपका दिया गया है। तो 6 दिनों का, कितने दिनों का? जो 6 दिनों का औसत तापमान। तो 6 दिनों का औसत तापमान कितना होगा? 6 दिनों का जो औसत तापमान है वो है 32 डिग्री सेल्सियस। कितने? 32 डिग्री सेल्सियस। तो 6 दिनों का, कितने दिनों का? 6 दिनों का, 6 दिनों में तापमानों का जो तापमान है, तापमानों का कुल योग, जो तापमान है उनका जो योग होगा, कुल योग कितना होगा? तो कुल जो योग है वो है 32 × 6। कितना? 32 × 6। तो 32 × 6 हो जाएगा 192 डिग्री सेल्सियस। कितना? 192 डिग्री सेल्सियस। तो छठे दिन का जो तापमान है, छठे दिन का तापमान, छठे दिन का जो तापमान होगा, छठे दिन का तापमान हमें निकालना है। तो इसमें 192 ये आपका हो जाएगा, यानी जो पहले तो माइनस कर देंगे हम, जो इसमें आपका दिया गया 31 हो गया, पहले आपका 31 है, इसके बाद प्लस 31.5, देन आपका है 32.5, 32.5 होगा, देन आपका है 32, 31 और फिर आपका है 32 आपका दिया गया है। तो इसे जब हम जोड़ लेंगे तो ये टोटल बैठेगा आपका, जो टोटल आएगा 192 माइनस, तो इसे जोड़ने के बाद आपका आएगा 158।
जब 31, 31.5, 32.5, 31 और 32 को अगर हम जोड़ते हैं टोटल आएगा 158 आपका, और 158 तो 192 से 158 आपका जाएगा तो कितना बचेगा, 34 डिग्री सेल्सियस आपका बचेगा, 34 आएगा। तो जो छठे दिन का जो तापमान इसमें पूछा गया है तो डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा, 34 आपका आएगा। और 34 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 4, एक्स और वाई के एलसीएम, जो एक्स और वाई है उसका अगर एलसीएम और एचसीएफ हम करें तो इसमें एलसीएम और एचसीएफ जब हम करते हैं तो 42 और 120 के एचसीएफ का 4 गुना और 2 गुना है। यदि x का मान 36 है तो y का मान क्या होगा। तो इसमें पूछा गया है जो x का मान दिया गया है वो 36 वैल्यू उसकी दी गई है, तो y का मान इसमें y की जो वैल्यू है वो उसमें पूछी गई है, तो y की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें जो 42 और 120 का जो एचसीएफ है वो क्या है आपका 6, यानी ये हो जाएगा इसमें 42 और 120 का, 42 और 120 का जो एचसीएफ आया वो कितना, ये हो जाएगा 6। और x और y जो हमारा x है और y है आपका x और y का जो एलसीएम होगा वो है 6 गुना 4, यानी 4 गुना है आपका, 6 गुना 4 यानी 24 आपका हो जाएगा। फिर है इसमें x और y का एचसीएफ जो है वो 2 गुना आपका हो जाएगा, तो x और y का यहाँ पर एचसीएफ हमने ले लिया, x और y का क्या लिया एचसीएफ, तो ये 2 गुना था, 6 गुना 2 आपका हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 होता है। तो x के बराबर कितना आया, तो x बराबर आपका दिया गया, x की वैल्यू कितनी है 36 आपकी दी गई है। तो एलसीएम, अब हम जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या आपका हो जाएगा, तो एलसीएम गुना एचसीएफ आपका हो गया बराबर में होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या, ये आपका होता है। तो अब आएगा जो एलसीएम है, एलसीएम की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 गुना जो एचसीएफ की संख्या है वो 12 आपकी है, तो पहली संख्या कितनी होती है, पहली जो संख्या है वो आपकी होगी 36, पहली संख्या हमें 36 दी गई है और दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है यानी y पूछा गया है, तो y हमें यहाँ पर निकालना है। तो जो यहाँ पर हम y इधर रख लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 24 और 12 की जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे देखिए यहाँ पर 24 गुना 12 यानी 24 की अगर हम मल्टीप्लाई 12 से करते हैं, 24 की मल्टीप्लाई अगर हम 12 से करेंगे, ये आपका y था, तो 24 गुना 12 आपका आएगा 288, 288 आपका हो गया, ये आपका 36। जब ये जो आपका y की वैल्यू हमें चाहिए तो y बराबर आपका हो जाएगा 288 बटे 36 आपका हो जाएगा। तो जो 36 से 288 को हम काटेंगे तो कितने बार यानी 8 बार आप कटेगा, 8 बार आपका कटेगा तो 8 है, तो यहाँ पर 8 जो होगा y की वैल्यू आपकी आई, 8 किसकी वैल्यू आई, y की वैल्यू आती है, तो y के बराबर आपका 8 हो जाएगा। तो इसमें 36 क्या है 36 और 8 का जो एलसीएम आएगा, जो 36 आपका था, और अगर हम 36 और 8 का एलसीएम अगर हम ले 36 और 8 का एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम जो होगा इसका 72 आपका होता है। और एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ अगर हम इसका एचसीएफ जो होगा वो 2 आपका आएगा, एचसीएफ क्या आएगा 2 आपका आता है। और जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्वेश्चन जो आपका इसमें कोई भी उत्तर आंसर आपका नहीं दिया गया है, ना तो इसमें एलसीएम आपका ना एचसीएफ इसमें आपका दिया गया है, तो कोई सा भी ऑप्शन इसमें आपका सही नहीं होगा। क्वेश्चन 4 में ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है, जो कोई सा भी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। चलिए अब आता है नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है। अब आपको बताना है, या आपको 4 ऑप्शन आपको दिया गया, तो इनमें से आपको ये बताना है कि किसका जो वैल्यू है वो सबसे कम आपकी दी गई है। स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें आपको बतानी है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं, पहला जो ऑप्शन है 3670 प्लस 800 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको टोटल हम करते हैं तो ये हो जाएगा 3670 प्लस 800 प्लस 20 आपका है, तो 0 आपका होगा, सबसे पहले 0 आ जाएगी। देन आपका आएगा 7 और 2 9, 7 और 2 आपका 9 हो जाएगा। इसके बाद है 8 और 6 14 हो जाएगा। देन आता है 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4440।
ये आपका 7 और 2 9 आपका था ना, तो 4490 आपका हो जाएगा। इसके बाद है सेकंड आपका 3955 प्लस 601 माइनस 80 आपका है। तो 3955 और 601 कितना आपका हो गया? चलिए पहले इसे प्लस कर लेते हैं, देन इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 और 1 6 आपका हो जाएगा। 5 और 1 6 हो जाएगा। फिर 5 आपका है, देन आता है 9 और 6 15, 9 और 6 आपका 15 हो जाएगा। और 3 और 1 4, ये हो गया 4556। देन चलिए अब 4556 में से आपको माइनस करना है कितना? 80 आपको माइनस यहाँ पर करना है। तो अगर हम इसमें से 80 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 16 16। या आपका 6 जो है, 6 में से अगर 0 घटाएंगे तो 6 ही आपका बचेगा। यहाँ पर बचेगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7 आपका बचेगा। 8 7 15 आपका होता है। यहाँ पर आपका 4 रह जाएगा, यहाँ पर भी आपका 4, तो ये हो जाएगा 4476। इसके बाद आता है नेक्स्ट है आपका 4500 माइनस 128 प्लस 40 आपका है। तो 4500 और 40 को अगर हम जोड़ लेंगे तो ये बैठ जाएगा आपका 4540 आपका हो जाएगा। 4540 हो गया। इसमें से हमने माइनस किया 128, हमें इसमें से माइनस करना है। तो 4540 में से जब हम 128 को माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया, 2 आपका बचेगा। देन यहाँ पर 3 आपका रह जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 आपका बचेगा। इसके बाद है 5, 5 में से 1 गया, आपका 4 बचता है और 4 की 4 आपके आ जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका 4600 माइनस 150 माइनस 29। तो माइनस माइनस हम प्लस कर लेंगे और जो 4600 है इसमें से फिर इसको माइनस कर देंगे। तो 4600 माइनस आपका है कि 150 और 129। तो 150 और 129 कितना हो जाएगा आपका? 179 आपका हो जाएगा। तो अब इसमें जो 4600 है इसमें से इसको घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये आती है, यानी 10 में से 9 गया, आपका 1 बचा। फिर यहाँ पर 9 आपका रह जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 आपका बचेगा। देन यहाँ पर 5 आपका बच जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा, 4 आपका बचेगा। इसके बाद ये 4 हो जाएगा, ये बचा 4421। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी गई है कि इसमें से जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी जो वैल्यू है, सबसे छोटा जो नंबर है वो आपको पहचानना है। तो यहाँ पर सबसे छोटा देखिए, यहाँ पर 4490 है, ये आपका बड़ा हो जाएगा। 4476 आपका दिया गया है, 4421 है, 4412 है। तो इसमें सबसे जो छोटा होगा 4412 आपका सबसे छोटा है। तो वैल्यू किसकी, यानी ऑप्शन सी जो होगा इसमें राइट आपका होगा। 4500 माइनस 128 प्लस 40 वाली वैल्यू इसका राइट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो श्वेता है उसने अपना, जैसे बर्थडे आपका आता है तो अपने जन्मदिन पर केक काटा, उसने आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दिया। तो आधा, इस तरह का क्वेश्चन आपका आता ही आता है। जैसे आप रोज मैथ की प्रैक्टिस करो, आपने देखा होगा रोज आपका एक क्वेश्चन इस तरह आपका बनता है। लैंग्वेज आपकी से जो है वो चेंज आपकी होती है, डिजिट संख्या जो होगी उसमें चेंज आपको मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन करने का जो मेथड होता है वो सेम आपका रहता है। तो इसमें है कि उसने जो आधा केक है वो अपनी 3 जो सहेलियाँ थी, जो फ्रेंड होते हैं, उनको दे दिया। इसका 1/4 भाग अपनी बहन के लिए तथा शेष अपने लिए रख लिया। तो थोड़ी देर में उसकी 2 सहेलियां और आ गई और उसने अपने हिस्से के केक के 3 बराबर हिस्से किए और तीनों ने मिलकर खाया। तो उसने पूरा केक का कितना भाग खाया? तो कल भी आपने इस तरह का क्वेश्चन अपना देखा था 300 रुपये वाला, जिसमें 300 रुपये उसको मिले थे, जिसमें से उसने 300 में से एक बार अपने भाई को दे दिया। फिर जो बचा हुआ पार्ट था उसका फिर 1/3 उसमें पूछा गया था कि उसने 1/4 जो भाग था, पहले उसने 1/3 अपने भाई को दिया, 1/3 उसमें से दे दिया था। 1/3 देने के बाद फिर जो उसके पास बचा था उसमें से उसकी बहन को उसने दिया था 1/4। तो अब उसी तरह का ये क्वेश्चन आपका है कि जो केक उसने काटा उसमें से आधा केक जो था उसने अपनी जो 3 सहेलियां उसको दे दिया। तो उसका जो 1/4 जो भाग था उसने वो अपनी बहन को दे दिया। फिर तो उसने शेष जो था वो अपने लिए रख लिया। फिर उसके बाद उसकी 2 सहेलियां आ गई, तो उसने उसमें से भी उसको जो केक है उसके 3 बराबर हिस्से किए और तीनों ने मिलकर खाया। तो अब पूछा है कि जो श्वेता है उसने पूरा केक का कितना पार्ट खाया है। तो केक का कितना भाग जो है वो श्वेता ने खाया है। चलिए इसमें सबसे पहले अगर इसका मान लिया, जो हमने सपोज कर लिया, पूरा एक आपका केक होता है, ये आपका पूरा, यानी ये आपका पूरा का पूरा एक केक हो गया। इसके 2 हिस्से हमने कर लिए, तो एक में आपका 1/2 हो जाएगा, एक में 1/4 आपका है। तो ये इसने किसको दिया? जो फ्रेंड होते हैं, जो सहेलियों को दे दिया, यानी फ्रेंड को अपनी दे दिया। और यहाँ पर उसने जो उसकी सिस्टर है, अपनी जो बहन है, उसको दे दिया, तो सिस्टर को दिया। तो श्वेता के पास बचे केक का भाग। अब हम इसके सोल्व करते हैं अगर, तो जो श्वेता है उसके पास जो बचे केक का भाग था 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 आपका हो जाएगा। तो इसे सोल्व करने पर यह आपका आएगा 1 माइनस 3/4, कितना? 3/4। तो ये हो जाएगा
1/4 आपका आ जाएगा। तो 1/4 के अब 3 हिस्सों में से विभाजित करने पर जो श्वेतक को पूरे केक का प्राप्त भाग, तो कितना हुआ, जब 1/4 में से उसके अंदर 3 हिस्से कर लिए, तो ये आपका जब 3 हिस्से वो कर लेंगे ये हो जाएगा 1/4/3 आपका हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 1/12, कितने भाग, यानी 1/12 भाग। तो जो श्वेता ने खाया वो कितना, यानी 1/12। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर है। 1/12 कौन से ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन डी में, और ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 सही 1/2 समकोण निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो 7 सही 1/2 जो समकोण होते हैं, जो राइट एंगल्स है, वो किसके इक्वल है, ये इसमें पूछा गया है। तो इक्वल किसके होगा, तो जो समकोण होता है, जो राइट एंगल्स आपका है, तो राइट एंगल्स का जो मान है, समकोण का जो मान होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री आपका होता है। तो समकोण का मान कितना रहता है, 90 डिग्री आपका होता है। तो 2 सही 1/2, तो ये आपका है, ये जो है आपका, ये 2 आपका है, 2 सही 1/2 आपका है, 7 ना होके ये 2 सही 1/2 आपका है। चलिए समकोण का जो इसमें राइट एंगल्स आपका वैल्यू होती है वो 90 डिग्री आपकी होती है। तो 2 सही 1/2 का इसमें पूछा गया है, 2 सही 1/2 का। तो 2 सही 1/2 जो समकोण जो होगा आपका राइट एंगल्स ही हो जाएगा 90 डिग्री गुना 2 सही 1/2। तो इसमें 90 डिग्री आपका हो गया, ये हो जाएगा गुना 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 आपका हो जाएगा। तो 2 से जब इसको काटेंगे ये आपका 45 हो जाएगा। और 45 डिग्री की जब हम मल्टीप्लाई, यानी 45 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आपका आएगा। तो 225 डिग्री हो गया। तो अब है कि 2 सही 1/2 जो समकोण है वो किसके बराबर आपका है, 2 सही 1/2 जो आपका समकोण होगा, जो राइट एंगल्स है, वो जो बराबर है 225 डिग्री के आपके बराबर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 225 डिग्री आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है कि ज्यामितीय आकारों समबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग में से किन आकारों की 2 सममित रेखाएं हैं। जो सममित रेखाएं है वो इसमें पूछी गई है। चलिए सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट आपका है कि जो समबाहु त्रिभुज तथा समांतर चतुर्भुज आपका है, रोंग। ऑप्शन बी है समचतुर्भुज तथा समांतर चतुर्भुज, ये भी रोंग होगा। ऑप्शन सी आयत तथा समचतुर्भुज, बिल्कुल राइट। ऑप्शन डी है वर्ग तथा आयत, रोंग। तो इसमें जो राइट होगा आयत तथा समचतुर्भुज जो होगा इसका करेक्ट आंसर आपका होता है। तो इसमें जो आपका पूछा गया है, जो ज्यामिति है, जो ज्योमेट्री शेप में पूछा गया है, जो समबाहु त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज, जो आयत और वर्ग में से किन आकारों को 2 सममित, यानी जिसे हम जो सममित आपका होता है, तो सममित होता है इसमें जो सिमेट्री, यानी जैसे हमारी बॉडी होती है तो बॉडी के हम जो 2 हिस्से करने लगे, यानी जब हम हमारी जो बॉडी है इसके 2 हिस्से करेंगे तो दोनों हिस्सों में हमारा एक एक पार्ट अपना, यानी पूरी तरह ये आपका सिमेट्री आपकी है। हमारी बॉडी कैसे सिमेट्रिक है, तो इसी तरह इसमें पूछा गया है। तो इसी को अगर हम 2 बॉडी में अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो आयत और समचतुर्भुज है ये पूरी तरह आपका सममित आपका है। तो सममित जो होगा वो होता है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो आयत और समचतुर्भुज आपका होता है। चलिए नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू आपकी दी गई है वो आपको बतानी है। सबसे पहले आता है कि 2 दिए गए बिंदुओं से होकर जाती हुई अनेक रेखाएं हो सकती है। सेकंड है कि दिए हुए एक बिंदु से होकर जाती हुई केवल एक रेखा हो सकती है, एक जो रेखा है वो आपकी हो सकती है। ये आपका दोनों ऑप्शन आपके गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन थर्ड कि 3 संरेखाएं बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते, बिल्कुल सही आपका है। तो फिर चौथा आपका कि 2 अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है, ये भी सही है। तो तीसरे और चौथा आपका सही स्टेटमेंट दी गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में तीसरी और चौथे आपका सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए रेलगाड़ी वाला जो क्वेश्चन है आता ही आता आपका है, तो रेलगाड़ी से भी क्वेश्चन आपका आएगा। तो रेलगाड़ी में है कि एक रेलगाड़ी ने 8:50 AM पर चलना स्टार्ट किया, यानी वो 8:50 पर चलना स्टार्ट करती है। उसने 420 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर पर आवर तथा 120 किलोमीटर की जो दूरी है वो 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से की। रास्ते में वह रेलगाड़ी जो है
रास्ते में वह रेलगाड़ी 3 स्टेशनों पर क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट वह 12 मिनट के 13 लिए रुकी। चलिए, इसमें जो 8 मिनट या 12 मिनट के क्या लिए क्या वहाँ पर रुकती है, तो 8 मिनट और 12 मिनट के लिए वो वहाँ पर रुकी है। वह रेलगाड़ी कितने समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची, तो वह जो रेलगाड़ी थी वो कितने समय पर पूछा गया है कि जो उसका गंतव्य स्थान था, गंतव्य स्थान पर वो पहुंची है। तो बताइए कौन पहुंची वो। चलिए, इसमें जो रेलगाड़ी के चलिए सबसे पहले आता है रेलगाड़ी का जो चलने का समय है। किसका? जो रेलगाड़ी है, जो ट्रेन है, उसके चलने का समय क्या है। रेलगाड़ी का जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी के चलने का समय, रेलगाड़ी के चलने का समय तो वो कितना होगा। रेलगाड़ी के चलने का जो समय है वो है 8:50 AM पर वो सुबह के टाइम चलती है। तो 420 किलोमीटर की, जब ये 420 किलोमीटर की दूरी तय करते हो 70 किलोमीटर प्रति आवर से, तो इसमें ये आपका हो जाएगा, जब तय करती है तो 70, ये हो जाएगा 420/70, तो ये कितने, यानी ये हो जाएगा 7×42, तो 6 घंटे में पूरा कर लिया। इसके बाद है जब वो 120 किलोमीटर की दूरी वो तय 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से करती है, तो ये आपका हो जाएगा 120, ये आपका हो गया 120/80, तो 0 से 0 आपका कट जाएगा। यह आ जाएगा आपका, जब इसे करेंगे तो 1 घंटा 30 मिनट में, कितने, यानी 1 घंटे 30 मिनट में ये आपने पूरा करती है। तो जब रास्ते में जो रेलगाड़ी है वो 3 स्टेशनों पर क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट व 12 मिनट के लिए रुकती है, तो 3 स्टेशनों पर वो रुकी, तो इसके मिनट जो है वो इसमें ऐड कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा, चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं कि कितने मिनट के लिए वो रुकी है। तो जब वो रुकी यानी 5 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट, तो टोटल कितना हो जाएगा, कितने मिनट के लिए वो रुकी है। 25 मिनट के लिए वो रुकी थी। कितने मिनट हो गए, 25 मिनट आपकी हो गई। इसके बाद है कि जो टोटल समय उसको लगा, टोटल समय, तो उसमें टोटल 6 घंटे, इसको सारे को ऐड कर लेते हैं अब इसको, यानी सबसे पहले 6 घंटे हो गया आपका, 6 घंटे प्लस वो 1 घंटा 30 मिनट आपका है, 1 घंटे 30 मिनट आपका हो जाएगा। देन प्लस करते हैं इसके बाद 25 मिनट, कितनी मिनट, 25 मिनट को और ऐड कर लिया, तो टोटल जो आएगा ये आता है 7 घंटे 55 मिनट। कितने, 7 घंटे 55 मिनट आपका आएगा, ये हो जाएगा। तो जो रेलगाड़ी है, इसमें जो रेलगाड़ी है वो अपने गंतव्य पहुंचने का जो समय था वो इसमें पूछा गया है। तो गंतव्य समय यानी 8 घंटे, जो सुबह का 8:50 पर वो चली थी, उसमें 7 घंटे 50 मिनट अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं तो सही समय आपका आ जाएगा। तो इसमें जो 7 घंटे 55 मिनट में हमने ऐड कर दिया 8 घंटे, प्लस क्या करा, 8 घंटे, यानी जो टाइम था इसमें 8:50 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा। जब हमने इसमें 7 घंटे को जोड़ा तो इसका जो टाइम आएगा वो टाइम आएगा इसमें 4:45 PM, 4:45 आपका समय आएगा, यानी शाम के टाइम आपका 4:45। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में आपको 4:45 PM दिया गया है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वो स्टेटमेंट आपको बतानी है जो स्टेटमेंट इसमें सही होगी। तो सही स्टेटमेंट कौन सी है, जैसे 2 लीटर कम है किससे, 205 ml से। ऑप्शन बी है कि 1.69 मीटर बराबर है 1690 सेंटीमीटर से, 6.25 लीटर अधिक है 6 लीटर 25 मिलीलीटर से, और 9 किलोग्राम 75 ग्राम बराबर है 975 ग्राम के। तो इसमें से जो स्टेटमेंट सही है वो इसमें बतानी है। तो सबसे पहले हम पहला जो ऑप्शन है कि 2 लीटर कम है किससे, 205 ml से। तो 2 लीटर कितना, यानी 1 लीटर में आपका 1000 मिलीलीटर होता है, तो 2 लीटर, तो 2 लीटर का कितना हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा 2000 ml। 2000 ml आपका हो गया, तो 2 लीटर का 2000 ml होगा, तो 205 ml से अधिक आपका होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट कि 1.69 m बराबर है 169
1690 सेंटीमीटर के। तो 1.69 जो सेंटीमीटर होगा, देखिए ये हो जाएगा 1 सेकंड वाला 1.69 बराबर है 169 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो अगर हम इसमें से पॉइंट हटाते हैं और जीरो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ये 169 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1690, ये आपका हो जाएगा। तो जब हमने इसे सेंटीमीटर, तो 169 सेंटीमीटर जो है वो 1690 से आपका कम हो जाएगा, 1690 से आपका ये कम आपका हो जाएगा। तो ये भी आपका कट गया। थर्ड आता है कि 6.25 6.25 जो है आपका वो 6 लीटर 25 मिलीलीटर से। तो 6.25 जो लीटर है ये हो जाएगा 6 लीटर 25 मिलीलीटर आपका। अब आता है कि जो 6 लीटर होता है, तो 6 लीटर 25 मिलीलीटर से आपका जो आपका 6.25 लीटर है वो अधिक है 6 लीटर 25 ml से। ये आपका बराबर होता है, क्या होता है, इक्वल आपका होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 कि मानचित्र जो मैप आपका होता है उस पर दो शहरों के बीच की जो दूरी है वो 19.2 सेंटीमीटर है। यदि मानचित्र पर 0.5 सेंटीमीटर भूमि 3 किलोमीटर के बराबर है, जो भूमि है वो कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर के बराबर है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी। तो दोनों शहरों के बीच के जो डिस्टेंस है वो आपको मीटर में पूछी गई है कि मीटर में कितनी होगी। तो मानचित्र पर, जो मानचित्र है उस पर 0.5 सेंटीमीटर भूमि आपकी दी गई है, 3 किलोमीटर के बराबर है। तो अब इसे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 19.2 सेंटीमीटर बराबर है कि 3/0.5 गुना 19.2, तो ये बराबर हो जाएगा 115.2 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर। अब है कि 11.52 किलोमीटर जो है ये बराबर हो जाएगा 11 यानी 115.2 गुना 1000 मीटर। तो इसे सोल्व करने के बाद आएगा ये 11,5200 मीटर, ये आपका आ जाएगा। तो 11,5200 मीटर कहाँ पर आपका है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित पैटर्न में आगे क्या होगा। तो पैटर्न में पूछा गया है कि इससे आगे क्या आएगा। चलिए इससे आगे देखते हैं कि इसमें आपका आएगा क्या। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें, तो सबसे पहले जैसे 1Z1 आपका है, ये 2Y4 है, ये 3 आपका हो जाएगा, ये 4। इस तरह का क्वेश्चन आपने कल भी आपने देखा। तो ZYX, तो ये आपका ये क्या घट रहा है, आपका Z से Y हुआ, Y से फिर आपका X से W, तो ये आपका यानी XWYZ ये आपका है। तो इस तरह आपका आ रहा है। तो इसमें यहाँ पे एक एक क्या हो रहा है, माइनस आपका होता जा रहा है। तो W से अगर हम माइनस करेंगे तो अगली जो आपकी संख्या आएगी वो V आपकी आएगी। इसके बाद है कि 1 आपका है, तो 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करा 4 आया, 3 का स्क्वायर करा 9 आपका आता है, और 4 का स्क्वायर करते 4 चौक 16 आपका आएगा। ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 25 आएगा। तो 5V 25 आपका आएगा। तो 5V 25 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, और ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 है अब आपका कि आदित्य जो है उसने अपने एक दिन के समय के निम्न प्रकार से व्यतीत करता है। तो अपना जो एक दिन है वो इस तरह से वो बिताता है कि जो सोना है उसने कितने घंटे, 7 घंटे, स्कूल है 6 घंटे का, खेलना है 2 घंटे, टीवी देखना 2 घंटे, अन्य है 7 घंटे। तो इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर दिखाया जाए। तो ये जो पाई चार्ट होता है उस पर दिखाया जाए तो सोने और खेलने से संबंधित केंद्रीय कोणों में अंतर पूछा गया है कि जो अंतर आएगा वो कितना आपका आएगा। तो जो 24 घंटे मान लिया, चलो इसमें जो 24 घंटे होता है आपका 24 जो आवर्स है वो 360 डिग्री आपका हो जाएगा। ये केंद्रीय कोण मान लिया इसमें हमने। अब आता है सोने से संबंधित केंद्रीय कोण, तो 360
बटे 24 आपका हो जाएगा गुना सोना, यानी सोना हमने 7 आपका हो जाएगा, ये निकलेगा 105 डिग्री। फिर है खेलने से संबंधित, ये हमने सोने का निकाला। अब खेलने से संबंधित अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 360 बटे 24। घंटे कितने थे खेलना, 2 घंटे खेला वो, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का आपका निकला। तो इन दोनों में जो अंतर आपका है, तो 105 में से हमने माइनस कर दिया 30, तो कितना एंगल, जो एंगल बनेगा वो 75 डिग्री का आपका बनेगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको 75 डिग्री आपको दिया गया है, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 75 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, और ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि 5 शहरों के किसी दिन के 2 AM तथा 2 PM पर तापमान नीचे दिए गए हैं। तो तापमान जो है वो आपको नीचे दिए गए, जैसे शहर आपका हो गया 2 AM जो टाइम पर जो तापमान है वो डिग्री सेल्सियस में, 2 PM पर जो तापमान है वो भी डिग्री सेल्सियस में आपका है। जैसे चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और श्रीनगर का आपका दिया गया है। तो किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई है, तो न्यूनतम वृद्धि इसमें पूछी गई है कि कौन से में न्यूनतम वृद्धि आपकी हुई है। तो चेन्नई जो है, सबसे पहले जो चेन्नई है, चेन्नई के तापमान में वृद्धि अगर हम देखें तो ये आपका 36.3 में से अगर हम माइनस कर दें 21.4 को, तो माइनस करने के बाद जो आएगा ये आएगा 14.9 डिग्री सेल्सियस। फिर इसी तरह 28.5 में से 18.9 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 9.6 डिग्री सेल्सियस। और 28.1 में से 12 को माइनस करें तो ये हो जाएगा 16.10। 38 में से 15.2 को माइनस करें तो 22.8 आपका आता है डिग्री सेल्सियस में, ये सारी वैल्यू आपकी आएगी। और 12 में से 2.3 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 9.7 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें इसमें पूछा गया जो न्यूनतम वृद्धि हुई है वो किस में हुई है, तो न्यूनतम जो वृद्धि हुई है वो दिल्ली में आपका हुई है। इसमें जो दिल्ली आपका है, तो दिल्ली में देखिए 9.6 डिग्री सेल्सियस आपका है। तो न्यूनतम जो वृद्धि हुई है वो सबसे कम जिसमें किस में हुई है, तो दिल्ली में आपकी न्यूनतम हुई है। तो इसका राइट आंसर दिल्ली आपका हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिल्ली आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 कि गणितीय संप्रेषण को कक्षा में डैश के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन ए समस्या हल करने से पहले गणित की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ को पढ़ने, रॉन्ग। ऑप्शन बी बच्चों को महत्वपूर्ण अवधारणाओं की परिभाषा सिखाने, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड है कि बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करने, राइट। ऑप्शन डी विभिन्न गणितज्ञों के जीवन इतिहास के अधिगम, ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी कि बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि P को तो Q के लिए सटीक उपयुक्त गणितीय चिन्ह की पहचान आपको करनी है। तो गणितीय चिन्ह जो है उसकी पहचान इसमें करनी होगी। तो P तो Q के लिए सटीक उपयुक्त गणितीय चिन्ह आपका क्या होगा, तो जो इम्प्लिकेट्स जो चिन्ह होते हैं इसका जो उपयोग है ये किसके, ये दिखाने के लिए किया जाता है कि जो समीकरण होती है, जो समीकरण आपकी बनती है उसको दूसरे तार्किक रूप से कैसे निकाला जाए। जैसे ये आपका एग्जाम, जैसे x+1 आपका होता है तो ये हो गया x+ यानी 5। तो इसी तरह x कितना बचा, ये आपका 4, तो 5 में से 1 आपका चले जाएगा, 4 आपका बच जाएगा। तो इसी तरह आपका, तो इसमें जो P तो Q के लिए सटीक है, लेकिन गणितीय चिन्ह जो होगा वो होगा PQ। ये आपका जो इसमें सही आएगा PQ आपका आएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल दृश्य अधिगम में आवेष्टित नहीं है। तो जो आवेष्टित नहीं है वो इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए आंकड़ों का प्रहसन, रॉन्ग। ऑप्शन बी निरूपण, रॉन्ग। ऑप्शन सी दृश्यकरण, रॉन्ग। ऑप्शन डी निगमनात्मक विवेचन, राइट। तो डिडक्टिव रीजनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, डिडक्टिव जो है आपका रीजनिंग करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन 19 है
कि ऐसा पाया गया है कि बहुत बच्चे जो कि पारंपरिक व्यवसाय जैसे बाजार, व्यापार क्षेत्र आदि जगहों पर रहते हैं वे मानसिक परिकलन बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये जो कौशल है, ये स्किल क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए है कि औपचारिक स्कूली व गणित के लिए उपयुक्त नहीं है, रॉन्ग। ऑप्शन बी, कक्षा में चर्चा का विषय हो सकता है जिनके द्वारा शिक्षक शिक्षिकाएं विभिन्न संस्कृतियों द्वारा अपनाई गई समस्या समाधान करने की कार्यनीतियां विधियां प्रस्तुत कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर के आकलन के उद्देश्य से उपयोग में नहीं लाए जा सकते, रॉन्ग। ऑप्शन डी, बहुत अस्पष्ट होते हैं और ये केवल वही बच्चे सीख सकते हैं जो प्रकार के वातावरण में रहते हैं, रॉन्ग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार डैश को प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्व देनी चाहिए। तो सबसे कम जो महत्व है वो किसको देनी चाहिए? तार्किक विवेचन को, रॉन्ग। ऑप्शन बी, सटीकता यानी प्रेसिजन जो होता है उसको देनी चाहिए। ऑप्शन सी है समस्या समाधान, रॉन्ग। ऑप्शन डी, दृश्यीकरण, रॉन्ग। तो इसमें जो सटीकता होता है, प्रेसिजन होता है, उसको देनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 21 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणितीय निर्देशन मॉडलिंग से न्यूनतम संबंधित है? जो मॉडलिंग से संबंधित होगा वो पूछा गया है। जैसे ऑप्शन ए है कि दैनिक जीवन में समस्याओं के समाधान के लिए गणित का उपयोग करना, रॉन्ग। ऑप्शन बी, समस्या के सरलीकरण के लिए अनुमान लगाना और सन्निकटीकरण करना, रॉन्ग। ऑप्शन सी, महत्वपूर्ण मात्राओं की पहचान करना तथा उनके संबंधों को ज्ञात करने के लिए साधनों या निरूपण का उपयोग करना, रॉन्ग। ऑप्शन डी अब आपका आता है कि गणित की कक्षा में अमूर्त प्रतिरूपों का शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में उपयोग करना, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन 22 में पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन में कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भिन्न में ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अर्थ समझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कौन सा उपयुक्त होगा ये आपको बताना है। उन्हें ऑप्शन फर्स्ट है ए, उन्हें यह बताना कि ऊपर वाली संख्या अंश होती है तथा नीचे वाली संख्या क्या होती है? हर होती है, रॉन्ग। ऑप्शन बी, भिन्न के प्रतिरूप जैसे वृत्ताकार आयताकार पट्टी के उचित हिस्से को छायांकित कर अंश और हर को प्रदर्शित कर विद्यार्थियों को स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता परिभाषा समझाने में मदद करना, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23 है। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को मापन की अवधारणा से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा? ऑप्शन ए, ऐसे क्रियाकलाप आयोजित कीजिए जो परिशुद्ध एवं सटीक मापन पर आधारित हो, रॉन्ग। ऑप्शन बी, मापन की विभिन्न इकाइयों की परिभाषाएं दीजिए, रॉन्ग। ऑप्शन सी, ऐसे क्रियाकलाप आयोजित कीजिए जिनमें अमानक तकनीकों का उपयोग कर वास्तविक जीवन की वस्तुओं का मापन किया जा सके, राइट। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में उपचारित शिक्षण के संबंध में सही है? तो सही क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए, यह गणित की कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने में सहायता करता है, रॉन्ग। ऑप्शन बी, यह बच्चों को प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सहायता करता है, रॉन्ग। ऑप्शन सी, यह केवल विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए ही लाभदायक है, रॉन्ग। ऑप्शन डी, यह गणित अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण लक्षण है? तो महत्वपूर्ण जो लक्षण होगा वो क्या आपका होगा? ऑप्शन ए, इसमें विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु अधिक
प्रश्न होने चाहिए। रॉन्ग। ऑप्शन बी, यह रंग बिरंगी और आकर्षक रूप में अभिकल्पित होनी चाहिए। रॉन्ग। ऑप्शन सी, यह सैद्धांतिक अवधारणाओं पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए। रॉन्ग। ऑप्शन डी है, गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के समय यह संदर्भात्मक उदाहरणों एवं क्रियाकलापों पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 25 का। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कि गणित की कक्षा में किसी विद्यार्थी के निष्पादन का मूल्यांकन किस पर आधारित नहीं है। तो जो मूल्यांकन होता है, जो इवैल्यूएशन होता है, वो किस पर बेस्ड नहीं है, किस पर बेस्ड नहीं होगा। ऑप्शन ए, समस्या समाधान क्षमता पर। रॉन्ग। ऑप्शन बी, कंठ स्तर यानी रटने की जो क्षमता होती है, जो रोट मेमोराइजेशन एबिलिटी होती है, उस पर आपका नहीं होता है। ऑप्शन सी है, तार्किक चिंतन क्षमता। रॉन्ग। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रटने की क्षमता आपका सही होगा, जिस पर नहीं होती है। नेक्स्ट आता है 27 कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणितीय शिक्षा हेतु उच्च उद्देश्य माना गया है। तो उच्च उद्देश्य क्या इसमें माना गया है। ऑप्शन ए, बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना। रॉन्ग। ऑप्शन बी, बच्चों को परिकलन कौशल में दक्ष करना। रॉन्ग। ऑप्शन सी, विचारों की स्पष्टता तथा तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना। राइट। ऑप्शन डी, भविष्य में प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं हेतु कौशल का निर्माण करना। रॉन्ग। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कि कक्षा के 50% विद्यार्थियों ने गणित में एक विषय नहीं समझा। निम्नलिखित में से कौन से विषयाधिगम में बच्चों की सहायता करने की उपयुक्त विधि कार्यनीति नहीं है। तो कौन सी होगी जो कार्यनीति नहीं है। ऑप्शन ए, भिन्न भिन्न उदाहरणों के साथ विषय को दोहराना। रॉन्ग। ऑप्शन बी, विषय संबंधी सामूहिक कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड, बच्चों को अधिक संख्या में विषय संबंधी समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए कहना। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप एक रचनात्मक कक्षा पर आधारित है। तो कौन सा कक्षा पर आपका आधारित होगा। ऑप्शन ए, शिक्षक श्यामपट्ट पर प्रश्न हल करते हैं और बच्चे उसकी नकल करते हैं। रॉन्ग। ऑप्शन बी, शिक्षक समूह में किए गए क्रियाकलाप का अवलोकन करते हैं और विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने में सुगमता प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 30 क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है। तो जो संबंधित नहीं है वो इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए, अपने परिवेश में वृत्ताकार वस्तुओं को पहचानना। रॉन्ग। ऑप्शन बी, रेत में रस्सी और डंडी के प्रयोग से वृत्तारेखन करना। रॉन्ग। ऑप्शन सी, कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी जो होगा इसमें करेक्ट आपका हो गया। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी राइट है। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।